नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरी देश को झकझोर दिया था। व्यापम घोटाला। हमारे पास अनुराग पाठक जी की किताब व्यापम घोटाला सपनों का कत्लेआम के कुछ अंश हैं जो इसी घटनाक्रम पर आधारित हैं। तो आज कोशिश करेंगे है ना कि ये जो पूरी पहेली इसे समझें कि भाई ये एक परीक्षा बोर्ड कैसे भ्रष्टाचार का एक अड्डा सा बन गया और इसने कैसे अनगिनत युवाओं के भविष्य पर एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया। और ये भी कि सच सामने लाने की कोशिशें इतनी इतनी खतरनाक क्यों साबित हुई। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ परीक्षाओं या कुछ आंकड़ों की नहीं है। जो भी विवरण हमारे पास हैं वो बताते हैं कि ये सिस्टम के अंदर कितनी गहरी जड़ें जमा चुका था भ्रष्टाचार। ये उन सपनों की कहानी है जिन्हें शायद पैसों के दम पर खरीदा बेचा गया, और उन आवाज़ों की भी जिन्हें सच बोलने की कह सकते हैं कीमत चुकानी पड़ी। हम देखेंगे कि कैसे एक संस्था जो उम्मीद जगाने के लिए बनी थी वो एक तरह से निराशा और संदेह के घेरे में आ गई। अच्छा, तो शुरुआत अगर देखें तो ये 1982 से होती है, जब मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम बना था। मकसद तो बिल्कुल साफ था और ज़रूरी भी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरियां, इनके लिए निष्पक्ष परीक्षा करवाना। एक अच्छी पहल थी, है ना? जी हाँ, पहल तो अच्छी थी, लेकिन जो नेक इरादे थे, जैसा किताब में भी जिक्र आता है, 1990 का दशक आते आते कथित तौर पर यह संस्था अपनी राह से थोड़ी भटकने लगी। पहले तो शायद छोटी मोटी धांधलियों की बातें आईं, लेकिन धीरे धीरे इसने एक संगठित रूप लेना शुरू कर दिया। आरोप लगने लगे कि भाई पैसों के बदले सीटों का सौदा हो रहा है। और इसका असर असर तो सीधा साधा है ना, कि शायद वो छात्र जिनके परिवार मोटी रकम दे सकते थे, वो मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में घुसने लगे, भले ही शायद उनमें उतनी काबिलियत ना हो। और दूसरी तरफ वो होनहार छात्र जो सालों मेहनत करते थे बेचारे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था, वो पीछे रह गए। बिल्कुल सही कहा। और ये महज पैसों का लेन देन नहीं था, जैसा लेखक भी जोर देते हैं। ये तो सीधा सीधा मेरिट पर, योग्यता पर हमला था। एक ऐसी व्यवस्था पनप रही थी जहां काबिलियत की जगह पैसा ज्यादा मायने रखने लगा था, और ये उस भरोसे को तोड़ रहा था जो छात्र और उनके परिवार परीक्षा सिस्टम पर रखते हैं। फिर साल आया 2007-8 के आसपास का। तब पहली बार बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का शक थोड़ा पुख्ता हुआ। किताब में डॉक्टर आनंद राय का जिक्र है, जो उस समय खुद एक मेडिकल छात्र थे। उन्हें लगा कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने एक परिचित जगदीश सागर, उनसे बात की, जिनका नाम बाद में इस पूरे मामले में एक मुख्य दलाल के तौर पर सामने आया। जी। और जो जानकारी है उसके मुताबिक सागर ने कथित तौर पर ये माना भी कि हाँ, परीक्षाओं में धांधली होती है, वो फिक्स होती हैं। और इसके ठीक बाद 2009 में प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी का पेपर लीक होने की खबर आ गई। ये एक बड़ा संकेत था कि मामला कितना कितना गंभीर है। हाँ, और उसी दौरान मुझे आधा करीब 280 प्रॉक्सी कैंडिडेट पकड़े जाने की बात भी आई थी। प्रॉक्सी कैंडिडेट मतलब वो लोग जो पैसे लेकर असली छात्र की जगह इम्तिहान दे रहे थे। सोचिए जरा, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहा होगा ये सब। बिल्कुल। प्रॉक्सी कैंडिडेट का पकड़ा जाना तो बस एक सिम्टम था, एक लक्षण। ये दिखाता था कि रैकेट कितना फैला हुआ है। इसमें फर्जी आईडी बनाने वाले होंगे, सेंटर्स पर सेटिंग करने वाले, छात्रों से कांटेक्ट करने वाले दलाल, सब शामिल होंगे। ये तो बस ऊपर की परत थी, असल बीमारी तो कहीं ज्यादा गहरी थी। और यहीं से डॉक्टर आनंद राय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इंदौर में प्रैक्टिस करते हुए, जैसा किताब में लिखा है, उन्होंने देखा कि सिस्टम में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें शायद वो बात नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, जबकि कई योग्य लोग बाहर हैं। तो उन्होंने तय किया कि वो चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने फिर कानूनी रास्ता अपनाया, एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक जांच कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट वो कथित तौर पर कभी सामने ही नहीं आई, उसे दबा दिया गया। और इस सब के बीच ये जो कथित घोटाला था, ये सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग तक ही नहीं रुका। जानकारी तो यही है कि इसका दायरा बढ़ता गया। वनरक्षक, पुलिस भर्ती, संविदा शिक्षक, ऐसी करीब 13 अलग अलग परीक्षाओं तक इसकी आंच पहुंच गई। और उसमें जो पैसा लगा उसका अंदाजा लगाइए। एक एक सीट के लिए 20 लाख, 50 लाख रुपए तक की बातें सामने आई। ये रकम ही बताती है कि खेल कितना बड़ा था। और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते थे? दलाल, शायद बोर्ड के अधिकारी, और मुमकिन है कि राजनैतिक संरक्षण देने वाले लोग भी। ये पूरा एक इकोसिस्टम जैसा बन गया था। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये तो उन लाखों युवाओं के साथ एक तरह का धोखा था।
जो सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, अच्छे कॉलेज का और सालों तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल, जैसा कि किताब का शीर्षक भी है, सपनों का कत्लेआम। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती जब आप उन छात्रों के नजरिए से सोचते हैं जिनका भविष्य इस धांधली की वजह से बर्बाद हो गया। पर मामले में एक बड़ा मोड़ आया। जुलाई 2013 में इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की और 20 फर्जी परीक्षार्थियों को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद जो इस नेटवर्क का कथित किंगपिन था, जगदीश सागर, उसे गिरफ्तार किया गया। मामला इतना गंभीर था कि जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स STF बनानी पड़ी और डॉक्टर आनंद रॉय तब तक एक प्रमुख विसल ब्लोअर के तौर पर सामने आ चुके थे। लेकिन यहीं से कहानी और ज्यादा कह सकते हैं डरावनी हो जाती है। जैसे जैसे STF की जांच आगे बढ़ी, इस मामले से जुड़े लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबरें आने लगीं। ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न था। पहले एक वकील की मौत, फिर एक इंजीनियर की। पुलिस अक्सर इन्हें आत्महत्या बताती रही। हाँ, लेकिन कई मामलों में परिस्थितियां बहुत संदिग्ध थी। जैसे वो नम्रता दमोर वाला मामला। एक छात्रा थी जिनका शव उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। शुरू में तो इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन बाद में जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसमें गला घूटने जैसे संकेत मिलने की बात सामने आई। इससे पूरे मामले पर शक और गहरा गया। सही कहा, ये मौतें सिर्फ संयोग नहीं लग रही थीं। ऐसा महसूस होने लगा कि शायद गवाहों को चुप कराने या सबूत मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ तक कि STF के अंदर भी डर का माहौल बनने की खबरें थीं। इसी दौरान एक और सनसनीखेज दावा सामने आया। किताब में प्रशांत पांडे का जिक्र है। एक साइबर एक्सपर्ट थे। STF ने उन्हें जांच में मदद के लिए बुलाया था। पांडे ने दावा किया कि उन्होंने व्यापम अधिकारियों की कंप्यूटर हार्ड डिस्क से डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर किया है और इस डेटा में एक एक्सेल शीट थी जिसमें छात्रों के नाम, रोल नंबर और कथित तौर पर उनके सिफारिश करने वालों के नाम थे। और पांडे का जो सबसे चौंकाने वाला दावा था वो ये कि इस एक्सेल शीट में मूल रूप से 64 बार CM लिखा था, जिसे कथित तौर पर बाद में डिलीट कर दिया गया। इससे शक की सुई सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ गई। हालांकि ये बताना जरूरी है कि उनके खिलाफ कोई सीधा या ठोस सबूत, मतलब किताब या अन्य स्रोतों के अनुसार, सामने नहीं आया। लेकिन इन सब खुलासों और जांच के बीच मौतों का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। 2015 आते आते इस मामले से किसी न किसी तरह जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। ये आंकड़े ये अपने आप में बहुत डरावने हैं। और इन मौतों में कुछ नाम तो बहुत चौंकाने वाले थे। जैसे आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह, वो नम्रता दामोर के परिवार का इंटरव्यू करने गए थे और वहीं संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन थे डॉक्टर अरुण शर्मा, वो दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। इनके अलावा कई छात्र, दूसरे गवाह, यहाँ तक कि कुछ आरोपी और STF जांच से जुड़े कांस्टेबल तक की मौतें हुईं। जाहिर है ऐसे माहौल में डॉक्टर आनंद राय जैसे विसल ब्लोअर पर कितना भारी दबाव रहा होगा। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। किताब में लिखा है कि उन्हें अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय छिपाना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका कहना था, मैं डरूंगा नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच की लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब आप एक शक्तिशाली और शायद बेरहम सिस्टम से टकरा रहे हों। इतनी सारी अप्राकृतिक मौतें ये जांच को भटकाने और सच को दबाने का एक सोचा समझा प्रयास लगती हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं रह गया था, ये पूरे देश में न्याय व्यवस्था पर, पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा था। मामले की गंभीरता और लगातार हो रही मौतों को देखते हुए आखिरकार 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और पूरी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंप दी गई। जी, CBI जांच के बाद फिर से गिरफ्तारियों का एक दौर चला। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें व्यापम के अधिकारी थे, दलाल थे, छात्र, उनके माता पिता और कुछ राजनीतिक रसूख वाले लोग जैसे ललित भाटी और डॉक्टर संजय सिंह, इनके नाम भी शामिल थे, जैसा किताब में जिक्र है। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा हवा में रहा, क्या इस इतने बड़े घोटाले के असली मास्टरमाइंड, जो शायद पर्दे के पीछे थे, क्या वो कभी पकड़े गए? इस घोटाले का जो वित्तीय आकार बताया जाता है किताब के हिसाब से, वो करीब 6,300 करोड़ रुपए का था। ये रकम ये अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ, रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका जो असली नुकसान है उसे पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। सबसे बड़ा नुकसान तो उन लाखों ईमानदार छात्रों का हुआ जिनका भविष्य अंधेरे में चला गया, जिनका सिस्टम पर से भरोसा उठ गया।
और सोचिए उन मरीजों के बारे में जिनकी जान शायद उन डॉक्टरों के हाथों में जा सकती थी जिन्होंने पैसे देकर डिग्री ली हो। डॉक्टर आनंद राय की डायरी का एक अंश जो किताब में है वो इसी भावना को बताता है, ये सिस्टम नहीं राक्षस है। सीबीआई ने 1500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, हजारों पन्नों की चार्जशीट बनाई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी थी। कोर्ट ने कहा भी कि एक और मौत बर्दाश्त नहीं। उसके बावजूद संदिग्ध मौतों का सिलसिला पूरी तरह रुका नहीं। कम से कम 23 और मौतों की पुष्टि हुई जो सीबीआई जांच शुरू होने के बाद हुई। हाँ, और 2018 में तो मामले में एक और राजनीतिक मोड़ आया जब एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ भी कथित तौर पर फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। इससे पहले एसटीएफ भी अपनी जांच में राजनीतिक संरक्षण की बात कह चुकी थी। हालांकि बाद के सालों में सीबीआई ने कई मामलों में सबूत नहीं मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की। इससे कई सवाल अधूरे रह गए। क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरी लड़ाई में डॉक्टर आनंद राय के व्यक्तिगत संघर्ष का भी एक वाकया किताब में है जो दिखाता है कि सिस्टम से उनकी टक्कर किस हद तक थी। एक रात एसटीएफ की टीम कथित तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई। जी, उस समय स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। उनके शोर मचाने पर, फिर मीडिया के पहुंचने और शायद सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद ही एसटीएफ टीम वापस लौटी, ऐसा बताया जाता है। ये घटना दिखाती है कि एक अकेला व्यक्ति जब इतनी शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे किस तरह के दबाव और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये विसल ब्लोअर की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। आज हम 2025 में हैं। व्यापम का नाम बदल गया है। अब ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPPEB कहलाता है। नाम तो बदल गया, पर क्या जमीनी हकीकत बदली है? देखिए, जैसा किताब बताती है, डॉक्टर आनंद राय अब राजनीति में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी में है। शायद उनकी लड़ाई अब एक अलग मंच पर जारी है। उनका मानना है कि सच्चाई मरती नहीं है, लेकिन जो जाने इस घोटाले की वजह से चली गई उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी पूरी तरह भरेगा नहीं। हाँ, ये तो है। बेशक कुछ सुधार तो हुए होंगे। परीक्षाओं की प्रक्रिया को शायद और सख्त और पारदर्शी बनाने की कोशिशें हुई होंगी। ऑनलाइन परीक्षा, बायोमेट्रिक पहचान, इस तरह की तकनीकें अपनाई गई होंगी। लेकिन जैसा लेखक अंत में इशारा करते हैं, क्या सिर्फ प्रक्रिया बदलने से मानसिकता बदल जाती है? क्या भ्रष्टाचार की वो गहरी जड़ें जो इतने सालों में पनपी वो पूरी तरह खत्म हो गई हैं? ये सवाल तो बना रहता है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या बीमारी की जड़ तक पहुंच पाए हैं। तो ये थी व्यापम घोटाले की कहानी। सपनों का बाजार, गहरा भ्रष्टाचार, दर्जनों संदिग्ध मौतें और न्याय के लिए एक बेहद लंबी, खतरनाक और शायद अभी भी अधूरी लड़ाई की दास्तान, जैसा कि हमें अनुराग पाठक की किताब और दूसरे उपलब्ध विवरणों से पता चलता है। बिल्कुल, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सिस्टम ही नागरिकों के साथ धोखा करने लगे तो फिर इंसाफ की उम्मीद कहाँ बचती है, और योग्यता को, मेरिट को बचाने और उसे बढ़ावा देने की जिम्मेदारी आखिर हमारे समाज और हमारी सरकारों की कितनी है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है। ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे किसी भी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी उसे अंदर से खोखला कर सकती है। अगर नागरिक और संस्थाएं लगातार सजग ना रहें तो ये खतरा कहीं भी पनप सकता है।